जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि कुमार दाहिया ने किस खेल में रजत पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जीता है हमारे रेसलिंग के खेल में। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो पुरुष टीम ने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस राज्य यूटी में विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया। तो इसका निर्माण हुआ है लद्दाख यूटी में। ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने किसे अपना नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। तो यहां पर नियुक्ति हुई है हिमांशु कपानिया की। ऑप्शन आपका ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य की सरकार के द्वारा भारत का जो पहला भूकंप मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। ऑप्शन यहां पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी। तो नाम इनका है धृति बनर्जी। ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य की सरकार के द्वारा वीएम कनाडे को नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। तो यहां पर नियुक्ति की है महाराष्ट्र की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इनका नाम है सुधीर कुमार सक्सेना। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में भारत का जो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है डैश डैश ने समुद्री परीक्षण की शुरुआत की है। तो इसका नाम है आईएनएस विक्रांत, यानी कि इंडियन नेवल शिप विक्रांत इसका नाम है। ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा इसका विमोचन किया गया। तो इसको लिखा है मनन भट्ट ने। ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किसे CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखेंगे ये पुरस्कार दो लोगों को मिला था। पहले हमारे थे जगदीश भगवती, दूसरे थे सी रंगराजन, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न था कि अगस्त 2021 में पद्मा सचदेव का निधन हुआ, वह किस भाषा की कवित्री थी। तो ये हमारे डोगरी भाषा की थी। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेली मेरी ग्रुप डी की क्लास होती है अनअकैडमी के ऊपर, जो कि 11:50 पर होती है। तो इसमें हम लोग ग्रुप डी के जो आपके प्रश्न 2018 में पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों में से 100 प्रश्नों को डेली डिस्कस करते हैं। तो इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आज रात को 10 बजे अनअकैडमी के ऊपर मेरा एक और लाइव टेस्ट होगा, जिसमें हम लोग जितने आपके नए कैबिनेट मंत्री बने हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, राज्यपाल हैं, या फिर जो भी राज्यों के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन सभी से जुड़े हुए MCQ को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो लाइव टेस्ट होगा। अगर आपको भी अपनी तैयारी को चेक करना है तो आप इन दोनों क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर इस समय मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। तो अगर आपको कोई भी प्लस कोर्स अनअकैडमी के ऊपर परचेज करना है तो आप लोग सिंपली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने का आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको किसी भी कोर्स पर 25 से 30% का डिस्काउंट यहां पर मिल सकता है। तो इसीलिए अगर आपको किसी भी कैटेगरी में कोई कोर्स परचेज करना हो तो आप लोग सिंपली यूज कर सकते हैं मेरा कोड KV10। और इस बार यानी कि इस संडे को जो हमारा SSC कॉम्बैट होगा, जिसमें आपको 50 मिनट में 40 क्वेश्चन हल करने होंगे, यहां पर एक और शानदार ऑफर चल रहा है। यानी कि अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आपकी रैंक 1 से 3 आती है तो आपको 1 साल का SSC का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। 4 से 10 आती है तो 75% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा iPod मिनी, एप्पल का जो एयरपॉड होता है, JBL का स्पीकर होता है, ये सारे भी आप यहां पर जीत सकते हैं। ध्यान रखिएगा, संडे को ये होता है दिन में 12 बजे। इसकी लिंक भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल ये फ्री है। अगर आपसे कोई कोड पूछा जाएगा तो यूज कर लीजिएगा KV10। और मैं चाहूंगा कि आप में से सारे लोग इसको जरूर अटेम्प्ट करें और यहां पर कोई ना कोई प्राइज आप लोग यहां से जरूर जीतें। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि काफी ज्यादा दुखद भी है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना कम है,
लेकिन इसको मैंने इसलिए शामिल किया है कि जिससे आप लोग भी थोड़ा अवेयर हो सकें। प्रश्न है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2016 से 2019 के बीच में बेरोजगारी के कारण जो आत्महत्याएं हुई हैं उनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसमें आपके 24% की वृद्धि हुई है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो एनसीआरबी के द्वारा 2016 से 19 के बीच में जो हमारी आत्महत्या की गई उन युवकों के द्वारा जिनको कोई रोजगार नहीं मिला था, उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो वर्ष 2019 था उसमें कुल 2851 हमारे ऐसे युवा थे जिन्होंने बेरोजगारी के कारण कर ली आत्महत्या, और पिछले वर्षों के मुकाबले में इसमें 24% की वृद्धि हुई है। कर्नाटक पहले स्थान पे रहा, महाराष्ट्र रहा दूसरे स्थान पे और तमिलनाडु रहा है तीसरे स्थान पर। और इसके लिए हमारी जो केंद्र सरकार है, इसके अलावा जो भी राज्यों के सरकार हैं, दोनों को बराबर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि किसी भी राज्य में चाहे कोई राज्य सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, वह लोग युवाओं को नौकरी पता नहीं क्यों देना ही नहीं चाहते हैं। और ये तो आपका सरकारी आंकड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना हेर फेर हो सकता है। हो सकता है कि जो रियल आंकड़े हों वो इससे कहीं ज़्यादा हों। तो ध्यान रखिएगा 24% की वृद्धि यहाँ पर हुई है। सबसे ज़्यादा युवाओं ने आत्महत्या की है कर्नाटक राज्य में। और मैं आप सभी को भी यही निर्देश दूंगा या आप सभी को यही रिकमेंड करूंगा कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी हो जाएं, आपको इस प्रकार से कोई भी कदम नहीं उठाना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, आपके माता पिता या जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन सभी का जीवन है। तो आत्महत्या करने के बारे में किसी भी परिस्थिति में आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये दिवस मनाया क्यों जाता है? आप सभी को पता होगा कि 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, और इस विश्व युद्ध की समाप्ति के दौरान यानी कि 1945 में 6 अगस्त के दिन अमेरिका के द्वारा जापान का जो हिरोशिमा शहर है इसके ऊपर एक परमाणु बम गिराया गया था। बम का नाम था लिटिल बॉय, और इस बम के द्वारा उस समय जो हिरोशिमा में आपकी 90% आबादी थी उनकी हो गई थी तुरंत डेथ। 70,000 लोग तुरंत मर गए थे। बहुत सारे लोग इसके विकिरण से बाद में मरे, और बहुत समय तक यहाँ पर जो बच्चे पैदा होते थे वो भी आपके विकलांग होते थे। तो ध्यान रखिएगा इसी को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से 9 अगस्त के दिन अमेरिका के द्वारा जो नागासाकी शहर है उसके ऊपर भी एक परमाणु बम गिराया गया था, और इस बम का नाम था फैट मैन। तो ध्यान रखिएगा दोनों बम के बारे में। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को, हिरोशिमा दिवस आपका होता है 6 अगस्त को। हिरोशिमा वाले बम का नाम था लिटिल बॉय और नागासाकी वाले बम का नाम था फैट मैन। अगला प्रश्न है कि 6 अगस्त 2021 को ट्राइफेड ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया। तो यह किस मंत्रालय के अधीन एक निकाय है? तो ध्यान रखिएगा जो आपका ट्राइफेड है ये हमारे जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन एक निकाय है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो पहले तो आपको ट्राइफेड का पूरा नाम ही याद रखना है। तो इसका पूरा नाम होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसके नाम से आप पता लगा सकते हैं कि इसका मुख्य रूप से काम क्या है। देखिए जो भी हमारे जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा जो भी उत्पाद यहाँ पर बनाए जाते हैं या जो भी प्रोडक्शन वगैरह किया जाता है, इसके अलावा जो हस्तशिल्प के उनके उत्पाद होते हैं, तो उन सभी की जो मार्केटिंग होती है उसको बढ़ावा देने का काम करता है ट्राइफेड। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1987 को की गई थी। और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं अर्जुन मुंडा साहब, जो कि झारखंड के खूंटी से इस समय सांसद हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी किस फुटबॉल क्लब टीम से संबंधित हैं? तो ये आपके बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से संबंधित हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब इस प्रश्न को हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं? देखिए इसके पीछे का रीजन ये है कि अभी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के द्वारा ये बताया गया कि लियोनेल मेसी इस फुटबॉल क्लब को अब देंगे छोड़, इसीलिए ये न्यूज में है। तो 18 वर्षों का इनका साथ रहा है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के साथ में, और अब इस फुटबॉल क्लब को ये अलविदा कह देंगे। ध्यान रखिएगा बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की बात करते हैं तो स्पेन का ये एक फुटबॉल क्लब है, और जो आपका ला लीगा टूर्नामेंट होता है उसका आयोजन बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के द्वारा ही कराया जाता है। लियोनेल मेसी की बात करें तो वैसे ये अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी हैं, और देश के साथ साथ किसी अगर हम लोग क्लब टूर्नामेंट की बात करते हैं तो इन दोनों को मिलाकर के इनके नाम दुनिया पे सबसे ज़्यादा 750 गोल का रिकॉर्ड है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश की महिला टीम ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीत लिया है कनाडा की टीम ने, यानी कि ऑप्शन यहां पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो फाइनल मुकाबला हुआ वह कनाडा की और स्वीडन की महिला टीम के बीच में खेला गया। तो कनाडा ने यहां पर स्वीडन को हरा दिया है और इस कारण से इनको मिला गोल्ड मेडल। उसी प्रकार से स्वीडन को मिला है सिल्वर मेडल और तीसरे स्थान पे अमेरिका रहा है, तो उसे कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। अच्छा, फुटबॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1900 का जो हमारा ओलंपिक हुआ था पेरिस में, यहां पर आपके फुटबॉल पहली बार खेला गया था, लेकिन उस समय किसी भी देश के राष्ट्रीय टीम ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि आधिकारिक तौर पर हमारा जो फुटबॉल है वो आपके ओलंपिक में कब शामिल हुआ था, तो 1908 में जो लंदन में ओलंपिक हुआ था उसमें पहली बार फुटबॉल को शामिल किया गया था। अच्छा, क्या हमारे देश की टीम भी कभी शामिल हुई है? तो ध्यान रखिएगा, 1948, 1952, 56 और 60 टोटल 4 बार ऐसा हुआ है कि जब हमारे देश की पुरुष टीम ने आपके फुटबॉल में क्वालिफाई किया हुआ है। अच्छा, 1956 वाला जो फुटबॉल था ओलंपिक था वह हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें हम लोग सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। बाकी सारे में लगभग पहले दौर में ही हम बाहर हो गए थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी यानी कि कनाडा होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में बजरंग पुनिया किस खेल के सेमीफाइनल मुकाबले में हार कर बाहर हुए? तो इनसे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि संभवतः ये गोल्ड लेकर के आएंगे, लेकिन ये आपके रेसलिंग के मुकाबले में हो गए हैं बाहर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। बजरंग पुनिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो 65 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो सुबह इन्होंने पहला चरण जीता, क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी जीत लिया था और शाम को अजरबैजान के जो 3 बार के विश्व चैंपियन हैं जिनका नाम है हाजी अली एयू, तो इन्हीं के साथ में इनका मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में हाजी साहब ने इनको 12-5 से हरा दिया। तो अब ये हमारे सिल्वर और गोल्ड की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। हालांकि ब्रॉन्ज के लिए इनका मुकाबला अभी होना है, तो संभवतः हो सकता है कि ये ब्रॉन्ज मेडल हमारे देश के लिए जरूर लाएं। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर बदला गया, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो हमारे देश में खेल के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है उसी को हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। तो पीएम मोदी के द्वारा कल एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में इन्होंने बताया था कि जनता के द्वारा बहुत ज़्यादा ये मांग की जा रही थी, तो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इसके नाम को बदल दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सारा चीज़ हम लोग ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं, लेकिन पीएम साहब का ध्यान उसके ऊपर कभी नहीं जाता है। आपने देखा होगा कि कभी भी इसको ट्रेंड नहीं कराया गया था। पता नहीं वे कौन लोग थे जिन्होंने इसकी मांग की थी। हालांकि हम लोग इसका सपोर्ट करते हैं कि किसी महान खिलाड़ी के नाम पर ही खेल का पुरस्कार होना चाहिए, लेकिन पीएम ने जिस प्रकार से अपना ट्वीट किया था कि जनता की ये मांग थी, तो जनता वंता की ये मांग नहीं थी। हालांकि हो सकता है कुछ लोगों ने मांग इसकी रखी हो, लेकिन ऐसा कोई जनता के द्वारा मांग नहीं रखी गई थी। तो अभी पीएम के द्वारा ये जो पुरस्कार है इसका नाम बदल दिया गया है। इसके ऊपर कल शाम को मैंने डिटेल वीडियो भी बना दी थी, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। 1991-92 में ये पहली बार मिला था हमारे जो शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद जी को। पिछले साल भी ये 5 लोगों को दिया गया था, जिसमें आपके रोहित शर्मा हैं, विनेश फोगाट हैं, मरियप्पन थंगावेलु हैं, रानी रामपाल हैं और आपकी हैं मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। तो पिछले साल 5 लोगों को यह पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 12,480 मेगावाट पहुंचाने का लक्ष्य है? तो ये टारगेट है 2031 का। ऑप्शन हमारा यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। देखिए, आप सभी को पता होगा कि इस समय हमारे देश में टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और ये जो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं इनमें आपको 22 रिएक्टर इस समय देखने को मिलेंगे। तो ये जो 22 रिएक्टर हैं इनके द्वारा टोटल 6780 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन यहां पर किया जा रहा है। हालांकि काकरा पार की जो तीसरी यूनिट आपकी शुरू हो गई थी पिछले साल, उसको अभी ग्रिड से नहीं जोड़ा गया है, तो ये भी आपकी 700 मेगावाट की यूनिट थी। तो ये जुड़ने के बाद में ये थोड़ा सा जो नंबर है वो आपका बढ़ जाएगा। फिलहाल ध्यान आप ये रखेंगे कि 6780 मेगावाट हमारी वर्तमान क्षमता है और इसको बढ़ा करके सरकार के द्वारा 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य है 2031 तक। वैसे
8000 मेगावाट क्षमता के 10 परमाणु रिएक्टर इस समय हमारे देश में निर्माणाधीन है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु रिएक्टर कौन सा है या परमाणु पावर प्लांट कौन सा है, तो यह है कुडनकुलन, जो कि तमिलनाडु में है। 2000 मेगावाट इसकी क्षमता है और इसमें अभी 4 इकाइयां बनाई जानी शेष हैं, जिनकी क्षमता आपकी हो जाएगी 4000। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहां पर 2031 हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जाहिर सी बात है आपके कस्टम से जुड़ा हुआ है, तो इसे लॉन्च किया है CBIC ने, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने। तो ऑप्शन यहां पर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो ऐप का नाम है, यानी कि इस पोर्टल का नाम है इंडियन कस्टम कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल, जिसे लॉन्च किया CBIC ने। क्या करेगा ये पोर्टल? तो जो भी हमारी वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है, उन सभी के बारे में जानकारियां इस पोर्टल के ऊपर उपलब्ध होगी। CBIC की बात करें तो 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष आपके थे एम अजीत कुमार इसके इस समय अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि 5 अगस्त 2021 को इब्राहिम रईसी ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली? तो जब ये चुने गए थे उस समय भी मैंने आपको बताया था कि हसन रूहानी को इन्होंने हरा दिया था और टोटल इन्होंने 62% मत यहां पर हासिल किए थे। तो ईरान के राष्ट्रपति पद की इन्होंने शपथ ले ली है और हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं, क्या नाम है, एस जयशंकर साहब, उन्होंने इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया था। तो ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, नाम इनका है इब्राहिम रईसी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, जो इब्राहिम रईसी साहब थे ये आपके मुख्य न्यायाधीश थे जब इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ईरान के ये मुख्य न्यायाधीश थे 2019 से। जब ये राष्ट्रपति के लिए चुन लिए गए तो उसके बाद में इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के पद से दे दिया है इस्तीफा। ईरान की बात करें तो राजधानी तेहरान में है, मुद्रा यहाँ की है रियाल। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल उठेगा कि मुद्रा तो इनका बदल गया है, तोमान हो गया है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, तोमान इन्होंने आपके रियाल में से चेंज किया था, यानी कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ की मुद्रा रुपया है और उसमें आपको पैसा देखने को मिलता है, उसी प्रकार से इनकी ऑफिशियल मुद्रा रियाल है। बस इसी का इन्होंने यहाँ पर डिवाइड करके तोमान कर दिया था, समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल मुद्रा यहाँ की रियाल ही है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में शंकर सुब्रमण्यम बाबू का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे फुटबॉल से संबंधित थे। ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो अभी मैंने आपको बताया कि टोटल 4 ओलंपिक ऐसे रहे हैं जिसमें हमारी फुटबॉल टीम ने पार्टिसिपेट किया था। तो 1956 और 1960 का जो आपके इटली के रोम में ओलंपिक हुआ था, उसमें ये हमारी टीम के गोलकीपर रहे थे। तो काफी शानदार ये गोलकीपर थे। 1964 में महाराष्ट्र ने जो संतोष ट्रॉफी जीता था, उसमें भी ये टीम के सदस्य थे। तो अभी इनका निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा, नाम इनका है शंकर एस बाबू। आखिरी प्रश्न है कि अगस्त 2021 में IBM कंपनी ने किस राज्य में सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करने की घोषणा की? तो ये जो सॉफ्टवेयर लैब है वो केरल के कोच्चि में स्थापित किया जाना है। ऑप्शन हमारा यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो इससे पहले IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई में इसको स्थापित ऑलरेडी किया जा चुका है और अब इसको कोच्चि में स्थापित किया जाएगा। IBM की बात करें तो ये अमेरिका की एक टेक कंपनी है जिसके CEO हैं अरविंद कृष्णा। तो इस प्रकार से आज का करंट अफेयर यहां पर समाप्त होता है। अब आइए कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि भारत की पहली मिसाइल कौन सी है? तो इसका नाम है पृथ्वी। क्या नाम है? पृथ्वी हमारे यहाँ की पहली मिसाइल है। दूसरा प्रश्न था कि नाग किस प्रकार की मिसाइल है? तो नाग के बारे में ध्यान रखिएगा, ये आपकी एक एंटी टैंक मिसाइल है। और तीसरा प्रश्न था कि अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है? तो अस्त्र की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि हवा से आप हवा में ही किसी टारगेट को हिट कर सकते हैं। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि हमारे यहाँ पर जो स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया है ये किस मंत्रालय के अधीन एक निकाय है? इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी आपको बताना है। KBIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसे आप लोग खादी और ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं, इसका ये आपके किस मंत्रालय के अधीन है? फिर आप बताइएगा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये हमारे किस मंत्रालय के अधीन एक निकाय है? ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ऐसा मत समझिएगा मैंने अपनी तरफ से इनको बना दिया है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी अगर आपका किसी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में उसे भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।